अब सीधा रुख करते हैं इस वक्त बड़ी खबर का। जौनपुर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां आकर व्यवसाय किया, उसी तरह से बाहर की कंपनियां यहां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों का निजीकरण होने से युवाओं को नौकरियां मिलनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब सरकारी विभाग निजी हो जाएंगे तो सरकारी नौकरी मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। रामचरितमानस को दिए गए अपने बयान पर उन्होंने कहा कि कुछ धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर महिलाओं और दलितों का शोषण करते हैं। धर्म की इस ठेकेदारी को बंद करने के लिए आवाज उठा रहा हूं। तो रामचरितमानस के बाद अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर निशाना साध दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को लूटकर इंग्लैंड पैसा ले जाती थी, वैसे ही ये भाजपा सरकार पूरे देश को लूटकर अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी की तिजोरी भर रही है। तो समिट पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा इन्वेस्टर समिट बेकार है, कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। उनकी तरफ से ये कहा गया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। साथ ही कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह बाहरी थी, उसी तरह यहाँ पर और भी कई कंपनियां आ रही हैं। सरकारी विभागों का निजीकरण होने से नुकसान होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। और साथ ही कहा कि निजीकरण से सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर निशाना साधा गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। उन्होंने कहा कि निजीकरण हो जाने से सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो जाएगा। सरकारी विभागों का निजीकरण होने से नुकसान पहुंचने वाला है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बाहरी कंपनियां यहाँ आ रही हैं और किसी को रोजगार नहीं मिलने वाला, कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है, ये कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो एक तरफ सरकार तमाम उपलब्धियों को गिना रही है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन इन सबके बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ निशाना साध दिया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के। उन्होंने कहा कि कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है, इन्वेस्टर समिट ये बेकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही बाहरी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं और किसी को कोई रोजगार नहीं मिलने वाला। सरकारी विभागों का निजीकरण हो जाएगा, जिससे भारी नुकसान होने वाला है, नौकरियां मिलना भी बंद हो जाएंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार पर यहाँ निशाना साधते हुए नजर आए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आज समापन हो रहा है इसका, लेकिन उससे पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बड़े सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। सीधा आरोप लगाया कि इससे कोई रोजगार नहीं मिलने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुभव, स्वामी प्रसाद मौर्य सीधा आरोप लगा रहे हैं यहाँ सरकार पर, कह रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट से कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात कर लें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, और यही वृंदावन जहां पर ये पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, क्योंकि आज समापन होना है। आज खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी और वो इस पूरा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसका समापन करेगी। 3 दिनों तक ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 10 तारीख को प्रधानमंत्री ने शुरू किया और आज इसका समापन होगा। आज भी कई केंद्रीय मंत्री आएंगे। अब देखिए, विपक्ष ने तो पहले दिन से, या हम कहें कि जब से मंत्रियों के दौरे शुरू हुए थे विदेश के, तब से लगातार सवाल खड़े किए। और ख़ासतौर से आप देखिए 10 तारीख को जब उद्घाटन हुआ तो खुद अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए, शिवपाल यादव अलग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी जौनपुर गए, पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कह दिया कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर जिस तरीके से ये पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, 32 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU जो है वो साइन हुए, यानी निवेश के प्रस्ताव आए हैं। और उसके जरिए सरकार का कहना है कि लगभग 93 लाख जो युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक क्षेत्र में ये जो है निवेश है वो आया है, या फिर कि केवल 2 क्षेत्र में आया है। 20 ऐसे अलग अलग सेक्टर हैं, 20 ऐसे विभाग हैं जहां पर सरकार ने अपनी पॉलिसीज़, उन्होंने नई पॉलिसी बनाई और फिर उन सारे विभागों में ये निवेश आया है। तो 18,000 से ज़्यादा MOU साइन हुए हैं। और अब ये जो आज समापन हो रहा है, इसमें कई केंद्रीय मंत्री आएंगे। अभी थोड़ी देर में पीयूष गोयल आने वाले हैं, अनुराग ठाकुर यहाँ पर आएंगे, हरदीप पुरी आएंगे, धर्मेंद्र प्रधान को भी आना है, अनुप्रिया पटेल को भी आना है। तो जिस मंत्री के पास जो विभाग है, उनसे जुड़े विभागों में जो निवेश आ रहा है उस पर भी चर्चा हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भाई इस निवेश का ये जो, अगर हम कहें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसको सरकार के लिए निवेश का महाकुंभ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर देखिए, जब कहीं पर भी अगर इन्वेस्टमेंट आएगा,
अगर कहीं पर भी निवेश आएगा तो उससे क्या होगा, उससे उत्पादन इकाइयाँ स्थापित होंगी, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या फिर सर्विस सेक्टर में हो। अगर कोई कंपनी आती है तो उसको तो मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश को अगर आप देखिए, यहाँ 25 करोड़ की आबादी है, सबसे बड़ा मैन पावर अगर कहीं पर है पूरी दुनिया में तो कहते हैं कि यूपी में मैन पावर सबसे ज़्यादा है। और ख़ासतौर से एमएसएमई सेक्टर की आप बात कर लीजिए तो जो एमएसएमई इकाइयाँ हैं वो भी लगातार इसी काम में जुटी हुई हैं। अब विपक्ष के आरोपों पर बार बार सरकार ये कह रही है कि इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, कहीं ना कहीं जो हम कहें कि जो नई यूनिट्स आएंगी वो यूपी के डेवलपमेंट में काफ़ी मददगार होंगी। ठीक है अनुभव। उत्तर प्रदेश सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में जुटी है तो वहीं विपक्ष भी सियासत में जुटा हुआ है। बहुत शुक्रिया अनुभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन हो जाएगा, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 2024 की तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है। निवेश और रोजगार के जरिए मिशन 24 में जुटेगी बीजेपी। रोजगार के जरिए सभी 75 जिलों में युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रदेश में इसे पेश करेगी। ये अब 2024 को लेकर के बीजेपी अपने मिशन में भी जुट जाएगी, निवेश को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और इसी रोजगार के जरिए सभी 75 जिलों में युवाओं को जोड़ने की कोशिश अब बीजेपी करती हुई नजर आएगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा बड़ी उपलब्धि के तौर पर इन्वेस्टर समिट को पेश करने वाली है। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा कि श्री राम के चरित्र पर टिप्पणी करने वाला ना तो सनातनी हो सकता है और ना ही समाजवादी हो सकता है, वह सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। जब भी कोई राम के चरित्र पर या धर्म के आस्थाओं पर कुटारघात करने का काम करेगा, मैं उसके विरोध में सबसे पहले सीना तानकर खड़ा हो जाऊंगा। जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा उस व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दी। ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरे दल का नेता है और मेरे दल का प्रतिनिधित्व कर रखा है। तब यहाँ पर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर बयान देते नजर आते हैं के बाद एक अब इसको लेकर के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता पर मोर्चा यहाँ खोल दिया है। जब उस नेता के मुंह से निकली बात मेरे हृदय को कचोटने लगी, मुझे पीड़ा देने लगी, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खड़े होकर मैंने मीडिया के माध्यम से ये कहने का साहस जुटाया कि राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, आगे टिकट रहे ना रहे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए और धर्म के साथ खड़े करने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खड़ा रहेगा। और मैंने सबसे पहले कहा कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं ना तो सनातनी हो सकते हैं ना समाजवादी हो सकता है तो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है, जो केवल विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा में G20 की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज G20 देशों के प्रतिनिधि ताजमहल का दीदार करेंगे। ASI ने आज ताजमहल में आम लोगों की एंट्री बैन कर दी है। आम पर्यटकों के लिए आज ताजमहल बंद रहने वाला है, क्योंकि G20 देशों के प्रतिनिधि ताजमहल का दीदार करने के लिए आज पहुंचने वाले हैं। और इसी के चलते ASI ने आज ताजमहल को आम लोगों के लिए बंद रखा है, तो आम पर्यटक आज ताजमहल का दीदार नहीं कर सकेंगे। अगर आप लोग आगरा जा रहे हैं ताजमहल का दीदार करने तो आप लोगों को रुक जाना चाहिए, क्योंकि आज ताजमहल आम लोगों के लिए बंद रहेगा, क्योंकि G20 देशों के प्रतिनिधि ताजमहल का दीदार करने पहुंचने वाले हैं। G20 की बैठक का आज दूसरा दिन है। ऐसे में G20 देशों के जितने भी प्रतिनिधि हैं सब ताजमहल पहुंचेंगे। वहां पर ताजमहल की खूबसूरती, उसका दीदार आज किया जाएगा उनकी तरफ से। और इसी यही वजह है कि आम लोगों के लिए आज ताजमहल को बंद रखा गया है। और ताजमहल के साथ ही आसपास के जो भी इलाके हैं वो फिलहाल आज आम लोगों के लिए वहां पर एंट्री बैन रहने वाली है, तो आम पर्यटक आज ताजमहल का दीदार नहीं कर सकेंगे। G20 के प्रतिनिधि जितने भी हैं वो आज ताजमहल पहुंच रहे हैं उनका दीदार करने के लिए। ताजमहल की खूबसूरती, ताजमहल को बारीकी से वो आज देखेंगे। इसी वजह से ASI ने ताजमहल के आसपास आम लोगों के एंट्री पर बैन आज लगा दिया है, तो आम लोग आज ताजमहल का दीदार नहीं कर सकेंगे। G20 इसका आज दूसरा दिन है। आज बड़ी बैठकें आज होनी है, तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले G20 देशों के प्रतिनिधि जो कि आज ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचने वाले हैं, ताजमहल का आज भ्रमण उनका होना है। यही वजह है कि आम लोगों के लिए आज ताजमहल का जो गेट है वो बंद रहेगा। ताजमहल आज नहीं पहुंच सकते हैं, आज ताजमहल का दीदार आम लोग नहीं कर पाएंगे। तो G20 में आज बड़ी बैठक होने जा रही है, बड़े मुद्दों पर यहाँ चर्चा होगी, लेकिन आज प्रतिनिधिमंडल जो कि ताजमहल का दीदार करेगा, आगरा के भ्रमण पर रहेगा। ऐसे में
एएसआई की तरफ से आज ताजमहल में आम लोगों के लिए एंट्री बैन कर दी गई है। इसी के साथ आज आसपास के जितने भी जगह हैं वहां पर भी आम लोग आज नहीं जा सकेंगे। ये एएसआई की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। सुरक्षा के खास इंतजाम वहां पर कर दिए गए हैं। पुलिस फोर्स वहां तैनात रहेगी क्योंकि G20 के प्रतिनिधि आज वहां भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। दूसरा दिन आज G20 का, तो G20 का मिशन ताज अब आप जान लीजिए। आज बैठक का दूसरा दिन है। G20 देशों के प्रतिनिधिमंडल आज आगरा का दीदार करेंगे। आज ताजमहल को वो देखेंगे। मेहमान ताजमहल का दीदार आज करने वाले हैं। तो आगरा में 20 देशों के 125 मेहमान पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर के आगरा में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना वहां ना घट सके, आम लोग न पहुंच सके, क्योंकि ये पहले ही साफ कर दिया है कि आम लोग आज दीदार नहीं कर पाएंगे ताजमहल का। उनके लिए वहां पर एंट्री बैन रहने वाली है। नितिन उपाध्याय मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। नितिन, G20 का दूसरा दिन, लेकिन इन सबके बीच जितने भी प्रतिनिधिमंडल है वो ताजमहल का दीदार करने पहुंच रहे हैं। कैसी तैयारियां? देखिए, बिल्कुल भव्य तैयारियां हैं। कल भी पूरे दिन लगातार G20 के तमाम देशों के जो महिलाएं आई थीं, जो प्रतिनिधि आए थे, वो लगातार उनके डिस्कशंस चलते रहे। किस तरह से 2023 में जो यहाँ से जो निष्कर्ष निकले उसको पॉलिसी लेवल पर किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, महिलाओं में उद्यमिता को किस तरह से बढ़ाया जाए, डिजिटल स्किलिंग को किस तरह से बढ़ाया जाए और विमेन एंटरप्राइज पर, यानी कहीं ना कहीं उनको किस तरह से बिजनेस वर्ल्ड में लीडरशिप दिया जाए, इस पर लगातार डिस्कशंस हुए। चूँकि इस पूरे G20 की इस कॉन्फ्रेंस का जो नोडल डिपार्टमेंट है वो है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो स्मृति ईरानी ने कल पत्रकारों से भी वार्ता की। रात में किले में पूरा डेलीगेशन पहुंचा। प्रोजेक्शन मैपिंग से लेकर वहां जो लाइट एंड साउंड शो रहा वो बहुत ही खूबसूरत रहा। देखिए, मैं इसी होटल के बाहर हूँ, ताज होटल एंड कन्वेंशन, यहीं पूरा डेलीगेशन रुका भी हुआ है। इसके साथ ही यहीं आज सेकेंड डे भी लगातार चर्चा रहेगी। तो अब जो पहला जो सेशन है पैनल डिस्कशन, जिसका नाम दिया गया है इस्टेब्लिशिंग एक्शंस अक्रॉस G20 एम्पावर प्रायोरिटीज़, उसके बाद एक और सेशन है जिसको नाम दिया गया है आइडेंटिफाई आउटकम्स ऑन की सब थीम फॉर कंसेंसस। इस पर लगातार चर्चाएं होनी है। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी महिला उद्यमी, बड़े बड़े जो टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, जो टॉप लीडर हैं महिलाओं, जो फेमिनिस्ट हैं वो, और इसके साथ ही दुनिया के 20 देशों की और कुछ जो इन्वाइटीज़ कंट्री हैं उनकी जो महिलाएं हैं वो लगातार यहाँ डिस्कशंस कर रहे हैं कुछ। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि दुनिया में आधी आबादी को किस तरह से ले जाना है। देखिए, दूसरी बात मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि लगातार एएसआई अपना ऑर्डर बदल रहा है। एएसआई ने पहले कहा कि 11 तारीख को आगरा किला पर्यटकों के लिए बंद रहेगा, 12 को ताजमहल बंद रहेगा, यानी आज रहेगा। लेकिन देर रात फिर उन्होंने अपने ऑर्डर में बदलाव किया है। अब पर्यटक दीदार कर सकते हैं ताजमहल का, लेकिन तमाम बंदिशें रहेंगी और जो मेन मौसोलियम है, जो मेन गुंबद है, थोड़ी बंदिशें वहां पर रहने वाली है। बहुत ही शुक्रिया अनुभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन में सीधे रुक करते हैं इस वक्त बड़ी खबर का, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। जोशीमठ प्रभावितों को धामी सरकार ने बड़ी राहत दी है। जोशीमठ प्रभावितों के बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह आदेश जारी कर दिया गया। जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला हुआ था। नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक के लिए बिल माफ कर दिए गए हैं। रवि कैंत्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये बड़ी राहत मिली है आपदा प्रभावितों को, बिजली के बिल, पानी के बिल माफ कर दिए गए हैं। बिल्कुल सोचिए, जिस तरीके से जोशीमठ में लोग प्रभावित हैं और अभी पुनर्वास को लेकर भी बहुत सारा संशय बना हुआ है, तो उसके बीच ये राहत कह सकते हैं वहाँ के प्रभावितों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपदा आई थी और वहाँ पर जो दरारें भूस्खलन हुआ है, भूधसाव हुआ है, तो नवंबर 2022 से और अगले 6 महीने तक जो बिजली के बिल हैं और पानी के बिल हैं वो जोशीमठ के प्रभावित लोगों को नहीं देने होंगे। तो ये एक राहत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार वहां पर जो एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उनका पुनर्वास कहाँ होना है, इसको लेकर अभी संशय है। तो इसी को देखते हुए फिलहाल धामी सरकार की ओर से ये राहत है उन प्रभावितों के लिए, ताकि बिजली और पानी के बिलों का जो भुगतान है वो ना करें और कुछ इस वक्त आपदा के समय में उनको राहत मिल सके। बढ़ती मुश्किलों के बीच ही राहत भरी खबर। बहुत शुक्रिया रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज पीएम मोदी महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर साल भर चलने वाले समारोह का करेंगे उद्घाटन। सुबह 11 बजे करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन। 240 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लासोट सेक्शन का करेंगे लोकार्पण। आज कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पंचायत चुनाव का फूकेंगे बिगुल। वर्धमान और पूर्वी मिदनापुर में करेंगे रैलियां।
आज भोपाल में भीम आर्मी करेगी शक्ति प्रदर्शन। दशहरा मैदान पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर करेंगे रैली। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आज जमीयत उलेमा हिंद अधिवेशन का दूसरा दिन। बैठक में हेट स्पीच पर लाया जाएगा प्रस्ताव। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 की जबरदस्त तैयारियां। पीएम नरेंद्र मोदी शो का करेंगे उद्घाटन। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 5 बजे एरो शो को लेकर मीडिया से करेंगे बात। कश्मीर घाटी में कई इलाकों में जारी है बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू श्रीनगर हाईवे को यातायात के लिए खोला गया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में आया एवलांच। कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीर। एवलांच के बाद कई रास्ते बंद। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तुर्की और सीरिया में भूकंप से तबाही आउट ऑफ कंट्रोल। अब तक 29,896 मौत, 85,000 से ज्यादा लोग घायल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।